वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो है वो आपके एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके विटामिन्स पर होंगे, उनके साइंटिफिक नेम के लिए होंगे। ठीक है, उनके साइंटिफिक नेम्स बताने हैं आपने। ये जो सामने आपको दिख रहा है पेज पीडीएफ में, ठीक है, इसमें ये है कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है यो ओवरव्यू है। इसमें जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपने जो है वो हर रोज़ शाम को जो है वो कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस या फिर कुछ जर्नल एमसीक्यूज़ जो हैं वो डालते हैं एज अ क्विज़ की फॉर्म में। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आगे के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जेके पैरामेडिकल इन्फो सर्च करेंगे तो 1.4 के सब्सक्राइबर करके कुछ आपके सामने इस तरह से खुलेगा, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें बताना है कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या वो टोकोफिरोल है, पैंथोडिन है, रिटनॉल है, कैल्सीफिरोल है? ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं। बेसिक क्वेश्चन इसलिए हैं कि एग्ज़ाम में जाकर यही क्वेश्चन बहुत जो इतने ज़्यादा हमें इजी लगते हैं वही सबसे ज़्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो श्योर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपका 1 मार्क्स भी बड़ा मायने रखता है। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? आपका विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल इज़ द राइट वन। ठीक है, देन यहाँ पर है साइंटिफिक नेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन है, राइबोफ्लाविन है, कोबलामाइन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका कोबलामाइन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साइंटिफिक नेम बताना है आपको विटामिन बी 2 का। विटामिन बी 2 का क्या साइंटिफिक नेम है? थाइमिन है, साइनोबिलामाइन है, राइबोफ्लाविन है, नाइसिन है। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम है आपका राइबोफ्लाविन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 6 का साइंटिफिक नेम क्या है? आप लोगों को बताना है इसमें। विटामिन बी 6 का साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या वो थाइमिन है, नाइसिन है, मैथोनिक है या फिर ब्यूटिन है? विटामिन बी 1 का राइट आंसर है आपका थाइमिन। थाइमिन जो है वो विटामिन बी 1 को बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को हम क्या बोलते हैं? नाइसिन बोलते हैं, ब्यूटिन बोलते हैं या फिर पैथोनिक बोलते हैं? द राइट आंसर इज नाइसिन। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को क्या बोलते हैं? ब्यूटिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड? ठीक है, विटामिन बी 5 का साइंटिफिक नेम है आपका पैंथोपेनिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 7। ब्यूटिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफिरोल? राइट आंसर है आपका इसमें ब्यूटिन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, फोलिक एसिड, रिटनॉल या फिर कैल्सीफिरोल? ये इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। विटामिन बी 9 को हम क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फोलिक एसिड जो है फिर, या फिर हम इसको हम आयरन की मेडिसिन भी अगर आप देते हैं किसी पेशेंट को, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है एनीमिया की, तो उसको हम क्या देते हैं? फोलिक एसिड की कैप्सूल्स या फिर टैबलेट देते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर पेशेंट को थोड़ी बहुत ही हमें अगर फोलिक एसिड की उसमें जो है वो अगर आयरन की हमें डेफिशिएंसी दिखती है एनीमिया की, तो हम उसे जो है वो फॉलवेट करके जो टैबलेट आती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी में अगर हम फीमेल्स हैं अगर उनको अगर अनीमिया है तो उनको जो है वो आयरन के हैं जो वो इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड के आपके 100 ml एन में डालकर। ठीक है, देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटिन बोलते हैं, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफिरोल? और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम जो है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है,
देन है हमारे पास साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है? थाइमिन है, पायरोडॉक्सिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, या फिर फोन्टोडेन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पाइथोडाइन इज द राइट आंसर। ठीक है। देन साइंटिफिक नेम विटामिन ए का, ये तो सभी को पता होगा, क्या वो टोकोफिरोल है, नाइसिन है, कोबलामाइन है? इन सभी का तो आपको बता दिया है, एलिमिनेशन मेथड से आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है रिटिनॉल। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है आपका? ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमें जो है वो सनलाइट से मिलती है। कैल्सीफिरोल इज द राइट आंसर। ठीक है। देन यहाँ पर है आपका फुल फॉर्म ऑफ अफगार। अफगार जो है वो आपका क्विक एक टेस्ट होता है आफ्टर द बेबी बर्थ। इसकी आपको जो है वो फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है। अफगार की फुल फॉर्म क्या होती है? अफगार की फुल फॉर्म होती है आपकी अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमिस, देन एक्टिविटी, देन आपका आ गया रेस्पिरेशन। ठीक है। इसमें देन क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आपका जो ग्रिमिस है, व्हाट इज़ ग्रिमिस इन अफगार? तो ग्रिमिस आपका क्या होता है इसमें? ग्रिमिस होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। हम सबसे पहले जो है वो बेबी का अपीयरेंस देखते हैं अफगार में कि 5 पॉइंट्स होते हैं टोटल। अपीयरेंस में हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी टोन है वो ब्लूइश है या फिर पिंक है, क्या वो बॉडी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर पा रहा है बेबी या नहीं कर पा रहा। देन हम उसकी पल्स देखते हैं, अगर उसकी पल्स जो है वो लेस देन 100 है तो उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है बेबी को। अगर मोर देन 100 है तो उसको जो है वो देन बेबी इज़ नॉर्मल। ठीक है। जैसे ग्रेमिस ग्रेमिस आ गया आपका। फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है। अगर आप बेबी को पिंच करो या फिर बॉडी पार्ट किसी को भी टच करते हो तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देन हमारे पास आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम देखते हैं कि बेबी की जो बोथ आर्म्स बोथ लेग्स की मूवमेंट अच्छे से कर पा रहा है वो या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। देन है आपका रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेशन में यही है कि बेबी अच्छे से इनहेल एक्सेल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो उसकी जो नेज़ल कैविटी है और माउथ कैविटी है उसको जो है वो प्रॉपर क्लियर करना है ताकि बेबी जो है वो रेस्पिरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है। डायज़ीपिनिया क्या होता है? इन वन वर्ड बताना था। डायज़ीपिनिया होता है आपका वन वर्ड में अगर बताया जाए तो होता है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर था टीपीआर की आपको फुल फॉर्म बतानी थी। टीपीआर क्या होता है आपका? ठीक है। किसी कैंडिडेट को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। टीपीआर होता है आपका, मैं भी आपको बता देता हूँ। टीपीआर होता है आपका टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। ठीक है। देन HRCT स्टैंड फॉर, HRCT क्या होता है? HRCT मोस्टली आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो हैं वो HRCT चेस्ट करके लिखते हैं किसी भी पेशेंट को। ठीक है। HRCT चेस्ट हो गया आपका हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी। ठीक है। पीपी हो गया आपका पोस्ट प्रेडेनियल। ठीक है। फास्टिंग हो गया आपका ब्रेकफास्ट से पहले। मॉर्निंग जो है वो हम ब्लड शुगर लेते हैं। ब्लड शुगर जो है वो डायबिटिक वाले पेशेंट को डायबिटिक वाले पेशेंट का जो है वो आरबीएस करते हैं हम, रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, लेते हैं उनका। उसके बाद में डायबिटिक्स आपको पता है दो तरह की होती हैं, दो तरह की डायबिटिक मेलाइटिस। एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें कि इंसुलिन डिपेंडेंट में इंसुलिन थेरेपी चलती है पेशेंट को, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में जो है वो पेशेंट को उसका शुगर वगैरह कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। नॉन इंसुलिन में आपकी बॉडी इंसुलिन इतना प्रोवाइड तो करती है बट इतना नहीं इनफ आपकी बॉडी में सेक्रेट होता है इंसुलिन की ताकि वो आपके उस शुगर को लेवल को कंट्रोल कर सके। इसलिए हम इनटेक ऑफ शुगर जो है वो नॉन इंसुलिन में बंद कर देते हैं, और ताकि जो थोड़ा बहुत इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में उससे ही काम चल जाए। बट इंसुलिन डिपेंडेंट में ये होता है कि उस थेरेपी में आपका पेशेंट का इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है बॉडी में, और एक्सटर्नल उसे इंजेक्टेबल देना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह से एक ये यहाँ पर रेजोटेक करके जो है वो इंसुलिन पेन है आपका। ठीक है। पेशेंट को, और अलग अलग जो अगर पेशेंट को बड़ी ज़्यादा हाई शुगर है, कंट्रोल में नहीं आ रही, तो उसे रेजोडेक से जो है वो ट्रीट किया जाता है, रेजोडेक इंसुलिन से। इस तरह से इसका यहाँ पर ये
यूनिट्स का मेजरमेंट होता है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उतना ये जो है ये लोड हो जाएगा। अगर 30 यूनिट पेशेंट को अगर देना था तो 30 यूनिट यहाँ पर लोड हो जाएगा चार्टिंग के हिसाब से देखकर। देन इस निब को जब आप ओपन करेंगे, ओपन करके बिल्कुल जो है वो नीडल ओपन होगी, इससे आप डायरेक्टली पीछे से इसको अगर आप थंब से पुश करेंगे तो ये यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा पेशेंट में, ठीक है। देन इसके बाद में निकाल कर आप इसको नीडल को जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लॉकवाइज ओपन करेंगे तो देन दूसरे नीडल इसके साथ लगा सकते हैं। इस ये चैम्बर है आपका, इसमें पूरा इंसुलिन जो है वो स्टोर रहता है यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है वो इंसुलिन पेन जो है वो लोडेड है। कुछ पेशेंट को जो है वो इंसुलिन सिरिंज से इंसुलिन देते हैं हम, जो है एक वायल से उसको लेकर, ठीक है। वाइल जो होती है हमारे पास आती है यहाँ पर 40 IU की, जिसमें कि जो कि होता है आपका ह्यूमन एट्रापेड इंसुलिन, ठीक है। ये हम पेशेंट को देते हैं और इंसुलिन यहाँ पर जो है आपका हमेशा यूनिट्स में दिया जाता है, वो भी इंसुलिन सिरिंज के साथ। कभी भी आप ml वाली जो सिरिंज है उससे इंसुलिन पेशेंट को नहीं देंगे, या फिर 1 ml 2 ml कभी भी पेशेंट को नहीं देते हैं, ठीक है। सडनली पेशेंट का शुगर लेवल जो है वो डाउन में चला जाएगा और पेशेंट जो है वो अपने बिल्कुल नियर बाय डेथ पहुंच जाएगा। इसलिए जब भी इंसुलिन देना है हमेशा वो यूनिट्स में देना है और इंसुलिन सिरिंज के साथ देना है, ठीक है। और ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरी वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा किसी की अगर क्वेरीज़ हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।